कहानी का ये 9वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। संग्राम के आने के बाद अमार ने खुद को जैसे एक कमरे में ही बंद कर लिया था। वो चुपके से नीचे जाती और खाना कमरे में ही खाती थी। एक टाइम के खाने को ही खाकर रहती ताकि संग्राम की नजर उस पर ना पड़े। ऐसे ही 4 दिन बीत चुके थे। वीर बालकनी की खिड़की से रोज रात को अमारा को देखता। वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। आज घर में पार्टी थी। माँ से चीनी रखी थी और उन्हें सबको इनवाइट किया था। अमारा को भी उन्होंने कहा था क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अमारा उनके पीछे वीर के साथ रहे, क्योंकि मासी जी पार्टी में बिजी हो जाती और उनके पीछे अमारा अकेली रहती। अमारा को मजबूरन तैयार होना पड़ा। वीर ने ब्लैक प्रिंस सूट पहना हुआ था। उसने बाल सेट किए हुए थे। वो आज बहुत हैंडसम लग रहा था। अमार ने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था। साथ में उसने काले रंग का स्टोल ले रखा था। उसके बाल आधे खुले हुए थे। उसने बस बालों को संवारा था और माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगा ली थी। वैसे ही वो बहुत प्यारी लग रही थी। अनिका अच्छे से रेडी हुई थी। फैशन के आगे उसे ठंड कहाँ लगनी थी। उसने ऑफ शोल्डर लॉन्ग ड्रेस पहन रखा था। संग्राम भी उसके साथ था। उसने भी ब्लैक सूट पहन रखा था। वेद चुपचाप खड़ा था। उसकी नजर बस अमारा पर थी। वो बहुत देर से उसे ही देख रहा था। वहीं संग्राम भी अब अमारा को ही देखने लगा। उसकी नजर तो उस पर ठहसी गई थी। अमारा बिल्कुल पहले वाली अमारा लग रही थी। बस वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नहीं थी जो उसने शुरू में देखी थी। चाहे आज कुछ भी हो जाए, लेकिन संग्राम अमारा को पाकर रहेगा। उसको आज उसे मुझे खुद को देना ही होगा। संग्राम सोचता हुआ मुस्कुरा उठा। सभी बातें करने और खाने पीने में लगे हुए थे जब मासी जी ने स्टेज पर कदम रखा। कुछ देर सबका अभिवादन करने के बाद उन्होंने वीर को स्टेज पर बुलाया और चित्रलेखा को भी। वीर को कुछ समझ नहीं आया। ये हमारा बेटा और आपका बॉस है। इतनी कम उम्र में कितनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं इसने, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। तो एक फैसला आज हम आप सबके सामने करने जा रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारा बेटा इससे बहुत खुश होगा और जल्दी हम इस खुशी में सबको शामिल भी करेंगे। मासी जी वीर को देखती हुई बोली। वीर सवाल या निगाहों से उन्हें देख रहा था। उसे थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा था मासी जी क्या बोल रही थी। हम आज ऐलान करते हैं वीर और चित्रलेखा की सगाई का। आज से ठीक एक हफ्ते बाद इनकी सगाई होगी। मासी जी बोलकर चित्रलेखा का हाथ वीर के हाथों में देने लगी। वीर पूरी तरह से सदमे में जुड़ गया था। वही हाल चित्रलेखा का भी था। उसने भी बिल्कुल नहीं सोचा था इतनी जल्दी ये सब होगा। लीना का चेहरा लटक गया था। अमारा वीर के चेहरे को देख रही थी। वो जानती थी कि वीर खुश नहीं था, लेकिन चित्रलेखा और वीर दोनों की जोड़ी अच्छी थी। संग्राम भी मुस्कुरा उठा। सभी तालियां बजाने लगे। वीर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इतने लोगों के सामने इनकार मतलब मासी जी की बेइज्जती, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। रात गहरी हो रही थी। सभी खाना खाकर जाने लगे थे। वीर ने कुछ नहीं खाया था। अमार ने थोड़ा बहुत हाथ में लिया, लेकिन उसके गले से कुछ भी नहीं उतरा। वो साइड में खड़ी थी, तभी किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अमारा घबरा गई क्योंकि उसके सामने संग्राम खड़ा था। आप हमें छोड़िए, अमार ने अटकते हुए कहा। संग्राम बेशर्मी से बोला, ओह जान, अब तो मान जाओ, 2 साल हो गए हमें मिले हुए और अब मिल रहा हूँ तुमसे। अब तो तुम पूरी तरह से जवान हो गई हो। अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे? चलो कमरे में चलते हैं, वहां एंजॉय करेंगे। अमार ने जोर से संग्राम को धक्का दे दिया। हमें आपके पास नहीं आना। हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए हमसे दूर रहिए। संग्राम जबरन मुस्कुरा उठा। उसने लपक कर उसके बालों को पकड़ा और बोला, तुम मेरी बीवी हो भूल गई? हमारी पहली मुलाकात या फिर से याद ताज़ा कर दूं? चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना जबरदस्ती कैसे ले जाते हैं तुम्हें मालूम है। हमें कहीं नहीं जाना। अमारा बोलकर होटल की तरफ भागी। वो संग्राम के हाथ नहीं आना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। संग्राम हंसने लगा। इतनी हिम्मत कैसे आई तुम्हारे अंदर जान? अब देखो क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। शायद तुम फिर से चाहते हो कि इतिहास दोहराया जाए।
अमारा संग्राम को धक्का देकर वहां से होटल की तरफ भागी। वो बहुत तेजी से अंदर पहुंची और अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। अमारा कुछ भी करके संग्राम से बचना चाहती थी। संग्राम के चेहरे पर वहशी मुस्कान तैर गई। आज कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें जान। वो अंदर की तरफ जाने लगा, लेकिन अमारा उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। सभी पार्टी खत्म करके अंदर चले गए। संग्राम बहुत देर तक अमारा को ढूंढता रहा, लेकिन उसे अमारा नहीं मिली, क्योंकि ऊपर के रूम्स गलियारे से होकर जाते थे और बहुत सारे कमरे दिख रहे थे। ऐसे में अमारा का कमरा ढूंढना मुश्किल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमारा का रूम कौन सा है। वीर अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब उसकी नजर संग्राम पर गई। वो खड़ा होकर उसकी हरकतें देखने लगा। फिलहाल वीर को संग्राम पर बहुत गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि उसे मालूम था कि अमारा की जो भी हालत है सबकी वजह ये आदमी था। लेकिन वो पूरी बात जानता नहीं था, इसलिए कुछ कर भी तो नहीं सकता था। संग्राम ने इधर उधर देखा और जाने लगा जब वीर उसे खड़ा घूरता हुआ दिखा। एक्सक्यूज मी मिस्टर राणा, संग्राम ने बोलकर जाना चाहा, क्योंकि वीर बीच में ही खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीर ने संग्राम को घूरते हुए कहा। संग्राम रुक गया और बोला, कुछ नहीं, बस मुझे किसी की तलाश थी, शायद वो यहीं कहीं है। किसकी, मैं जान सकता हूँ? वीर उसे देखता रहा। मेरी बीवी, संग्राम ने मुस्कुराकर कहा। वीर ने उसे गुस्से से देखा। शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। वो होटल में रुकी है, यहाँ नहीं। यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, मजाक नहीं चलता या लुका छुपी नहीं खेली जाती, समझे? संग्राम हंसने लगा और बोला, मैं अपनी उस बीवी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी पहली बीवी की बात कर रहा हूँ, अमायरा। संग्राम थोड़ा सा उसके करीब आते हुए बोला। संग्राम की बात सुनकर वीर के पैरों तले जमीन निकल गई। वीर उसे बड़ी आंखों से देखता रहा। उस वक्त उसे गहरा सदमा लगा हुआ था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पिघला हुआ शीशा किसी ने उसके कानों में उठेल दिया हो। ओके, मुझे चलना चाहिए। संग्राम वहां से नीचे की तरफ चल दिया। संग्राम चला गया, लेकिन ना जाने कितनी देर तक वीर वैसे ही बुत बना खड़ा रहा। उसे अब भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये भला कैसे हो सकता था? जब वो पहली बार अमारा से मिला था, उसका चेहरा कई जगह से चोटिल था। वो जब उसके कमरे में कॉफी देने आई थी, एक दो बार कौन कह सकता था कि वो शादीशुदा थी, या फिर उसके साथ जबरदस्ती शादी की होगी संग्राम ने। लेकिन फिर भी जब वीर उसके घर गया था, संग्राम की सगाई थी, मतलब सब कुछ अजीब था। कुछ भी समझ पाना अब मुश्किल था। वो अमारा के कमरे की तरफ बढ़ गया। अमारा सोई हुई थी। उसने पूरा शरीर ढक लिया था। आज वैसे भी ठंड ज्यादा थी। उसके कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जिससे उसका चेहरा दिख रहा था। वीर खंडों उसे ही निहारता रहा। मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ है और क्या चल रहा है, लेकिन तुमसे सब कुछ जानना चाहता हूँ अमारा। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जो कि मेरे खिलाफ है। मैं पागल सा हो गया हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखने के बाद मेरा दर्द कम हो जाता है। मुझे कोई परवाह नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा, बस तुम्हें देखकर और तुमसे बात करके सब कुछ अच्छा होगा यही सोचता हूँ। इधर संग्राम विशाखा जी के कमरे में आ गया। मॉम, अमारा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है और आपसे बात करनी है उसके और मेरे बारे में, संग्राम ने सीधे कहा। विशाखा जी समझ गई थी कि क्या बात करनी थी उसे। वो उसे समझाते हुए बोली, देखो सैम बेटा, हम फिलहाल मिस्टर राणा के पास हैं। यहाँ ये सब करना सही नहीं होगा। वो लड़की, उसने अपना जादू चलाया था मासी जी पर, तभी तो एडमिशन हुआ उसका, और तुम थोड़ी सी नासमझी दिखाकर सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हो। मैंने उसे बदनाम कर दिया है, सबकी नज़र में कह दिया है कि उसने और उसके घर वालों ने तुम पर जबरदस्ती करने के जैसा इल्जाम लगाया है, और तुम अभी सब्र रखो। बस कुछ दिन और, फिर हम मुंबई में होंगे। तुम्हें जो करना है वही करना। बस अभी भूल जाओ हमारा नाम की कोई लड़की भी है, वो कहीं नहीं जाएगी। जैसा तुम चाहोगे सब वैसा ही होगा। संग्राम गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन उसने गुस्से को शांत कर लिया, क्योंकि विशाखा जी ने सच ही तो कहा था। पर इतने दिनों तक सब्र करना संग्राम से नहीं होगा। वो मौका मिलते ही अमारा को दबोच लेगा। सीसीटीवी कैमरे की बात भी उसे याद आई, लेकिन कॉलेज शायद वो जाएगी,
उसी समय मौका देकर अमारा को उठा लूंगा और फिर उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। संग्राम सोचता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। सुबह तक वीर बैठा रहा। उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आई थी। वो सोमवार का दिन था। अमारा सुबह उठकर मंदिर जा रही थी। उसने मंदिर धोया और पूजा करने लगी। अमारा भगवान की पूजा करते हुए लगातार अपने आंसू पोंछ रही थी। वो जिससे भागना चाहती थी वो उसके सामने खड़ा था। क्या भगवान को हम पर दया नहीं आई? उन्हें क्यों हमें हमेशा सताना है? हमारा परिवार, घर, सब कुछ तो हमने छोड़ दिया, फिर भी हम बदनाम हो गए। कुछ नहीं बचा हमारे पास। भगवान, अब बस मौत ही है जो हमारे साथ इंसाफ करेगी। अमारा सोचती हुई रो रही थी। वेद के हाथों में जल भरा कलश था। वो अंदर आया और पूजा करने लगा। वो ज्यादातर सोमवार को शिव जी की पूजा करता था। उसने अमारा को मंदिर के पीछे बैठा हुआ देखा। वो पूजा करने के बाद उसके पास चला आया और आकर अमारा के साथ ही बैठ गया। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। उम्मीद है जवाब दोगी तुम। अमारे ने नसें उठाकर वेद को देखा और हाँ में सिर हिलाया। ठाकुर फैमिली से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अमारा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बस ये समझ लीजिए वो हमें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिस रिश्ते से हम उनके घर आए थे वो रिश्ता हमारे आने के दूसरे दिन ही टूट गया था। मतलब उनकी बहू बनकर आई थी तुम? वीर ने कहा। मजबूरी में। अमार ने धीरे से कहा। तुम्हारी फैमिली ने उनके बेटे पर कोई इल्जाम लगाया था? वो सच था। हमारे साथ बहुत कुछ हुआ था, लेकिन हम उनके साथ ही रहना चाहते थे। वही हमारे पति हैं। अमार ने दिल पर पत्थर रख कर कहा। वो वीर को कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि कल रात को ही उसकी सगाई तय हुई थी। अमारा समझ गई थी वीर को अगर उसने सब कुछ बता दिया तो वीर ये सगाई तोड़ देगा। अमारा को इस बात का आभास हो गया था कि वीर के दिल में उसके लिए कुछ तो था। अमारा अपने मन में सोच रही थी, वीर हर बात से बेखबर है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। हमारे पास कुछ नहीं है वीर को देने के लिए, इसलिए जितना भी हो सके हमें वीर से दूर रहना चाहिए। वीर ने अपनी आंखें मूंद ली। तुम संग्राम को पति मानती हो? वीर ने गहरी आवाज में कहा। उसका दिल टूट कर बिखर गया था। हाँ, अब हमें चलना चाहिए। इतना बोलकर अमारा चली गई। अमारा का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने एक झूठ कहा था आज मंदिर में, सिर्फ इसलिए ताकि वीर ये सगाई ना तोड़े। वो वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद भी अमारा का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि वीर के दिल में कुछ तो पनप रहा था उसके लिए। हम जानते हैं राणा साहब, आप हमें खुश देखना चाहते हैं। आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमें बचाया है, लेकिन हमारी जिंदगी तो पहले से ही बर्बाद हो गई है। अब हम आपको कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होता राणा साहब। जिंदगी में इज्जत नाम की भी तो कोई चीज होती है जो कि हमारे पास है ही नहीं। हम नहीं चाहते आप अपनों के खिलाफ खड़े हो जाएं हमारी वजह से। हम सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं। वीर बहुत देर तक वहीं रहा, फिर घर लौट आया। उसने दोपहर तक कुछ खाया पिया नहीं। कल रात को भी वो भूखा ही था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। मौसी जी आई थी। वीर ने नजरें उठाकर उन्हें देखा, फिर सामने देखने लगा। बेटा क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खाया तुमने? और मुझसे नाराज हो क्या कल की बात को लेकर? उन्होंने वीर के सिर पर हाथ फेरा। वीर बोला, कल जो भी हुआ उसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी। मैं वहां कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। मासी जी बोली, लेकिन बेटा तुम्हारे पिता और दादी साहब ने कहा था, और मुझे भी चित्रलेखा में वो सारे गुण दिखे जो कि एक राजघराने की बहू में होने चाहिए। बस और क्या चाहिए तुम्हें? इतनी सुंदर है, सभ्य है। राजघराना राजघराना क्या है ये सब मासी? मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है ये सुन सुनकर। अब मुझसे सही नहीं हो रहा है। प्लीज आप ये सब कैंसिल करेंगी? मुझे नहीं करनी ये शादी सगाई सब। अब मैं तंग आ गया हूँ। वीर गुस्से में बोलकर बाहर चला गया। 4 दिन बीत चुके थे। वीर घर नहीं आया था, ना ही अमारा कमरे से ज्यादा निकलती थी। चित्रलेखा समझ चुकी थी कि वीर को उससे रिश्ता रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर उसके घर वालों ने उससे उसकी शादी कर भी दी तो वो खुश नहीं रह पाएगी, लेकिन उस पर भी उसके घर वालों का दबाव था, इसलिए वो चुप थी।
अमारा खुद को दोषी समझ रही थी। उसे लग रहा था कि वीर उसकी वजह से गया है, लेकिन सच ये था कि वीर टूट चुका था। उसे अपने घर वालों से और संग्राम की बातों से बहुत फर्क पड़ा था। वो जानता था अमार ने जो भी कहा है वो सच नहीं था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अमारा अपने कॉलेज जा रही थी। उसने एक हाथ में छाता पकड़ा हुआ था और सिर पर स्टॉल बांधा हुआ था, क्योंकि आज बहुत ठंड थी। बर्फ के साथ हल्की बारिश भी हो रही थी। कॉलेज खत्म होने को था। बस कुछ सब्जेक्ट्स में डाउट्स क्लियर करने के लिए क्लास दी जाती थी। क्लास बस 2 घंटे की थी, इसलिए अमारा बाहर आ गई, लेकिन उसकी नज़र पहले संग्राम पर थी, जो कि उसे ही देखे जा रहा था। अमारा सक पका गई। संग्राम कार से उतरकर अमारा के पास आ गया। अमारा वहीं खड़ी रही। गाड़ी में बैठो, कुछ बात करनी है, संग्राम ने कहा। हम बात नहीं कर सकते, अमारा ने जवाब दिया। देखो, मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, तुम जानती हो ना मुझे मैं क्या चीज़ हूँ। उसकी बात सुनकर अमारा चुपचाप कार में बैठ गई। संग्राम ने गाड़ी थोड़ी दूर लगा दी। वहां पेड़ थे बड़े बड़े। बर्फ ज्यादा पड़ने लगी थी। संग्राम ने अमारा के हाथों को जोर से पकड़ा और उसके चेहरे को अपने करीब करना चाहा। अमारा घबरा कर बोली, देखिए, हम कुछ करना नहीं चाहते, हमें जाने दीजिए। संग्राम ने अमारा को जोर से पकड़ा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। अमारा ने बहुत विरोध किया, लेकिन संग्राम ने उसे गले में कई जगह काट लिया। अमारा रो पड़ी। वो भाग जाना चाहती थी, लेकिन संग्राम ने डोर लॉक कर रखा था। अमारा चुपचाप रही। वो कुछ बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि विरोध करने पर संग्राम उसे दोगुना दर्द देता था। खैर, संग्राम ने अमारा को घर छोड़ा। वो भी घर आ गया। अमारा जल्दी से अपने कमरे में घुस गई। वीर आ चुका था। माँ से जी बीमार हो गई थी। अमारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। संग्राम ने इतनी आसानी से अमारा को छोड़ दिया, कैसे जाने दिया उसे? क्योंकि संग्राम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसे शायद मालूम नहीं था संग्राम बस कुछ दिनों के लिए ही ऐसा कर रहा था, क्योंकि वो फिलहाल बाहर थे और संग्राम अभी अमारा को ज्यादा तकलीफ देगा तो सबको ये दिख जाता। उसके चोट के निशान भी सबको दिख जाते। अमारा आकर नहा चुकी थी, क्योंकि संग्राम के ऐसे छूने से उसे खुद से घिन आती थी। अमारा की नजर में संग्राम हमेशा से एक घिनौना इंसान था, जिसने उसकी जिंदगी उजाड़ रखी थी। रात हो चुकी थी। अमारा किचन में थी। उसने खाना निकाला, क्योंकि उसे मेडिसिन लेनी थी। तभी उसने देखा कि किचन के दरवाजे पर वीर खड़ा था, जो कि उसे ही देख रहा था। अमारा ने एक नजर वीर को देखा और ध्यान हटा दिया। उसका भी मन कर रहा था वीर से बातें करें, क्योंकि कितने ही दिन हो गए थे वो वीर से मिली नहीं थी। वीर अंदर आ गया और कॉफी बनाने लगा। उसने 2 कप कॉफी बनाए और ऊपर कमरे की तरफ चल दिया। अमारा अपने कमरे में जा रही थी जब वीर उसके कमरे के सामने ही मिला। अमारा अचानक उसे देखकर सकपका गई। वीर ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले आया। वीर ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और वो ठीक अमारा के करीब खड़ा था। अमारा उसे नजर उठाकर देख रही थी। वो वीर के सीने के बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसे फिलहाल वीर की धड़कन सुनाई दे रही थी। बैठो, वीर ने उसे सामने बिठाया और वो भी बैठ गया बगल में। अमारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये वीर क्या कर रहा था? वीर ने कॉफी का एक कप उसके आगे बढ़ाया और दूसरी कॉफी खुद पीने लगा। अमारा ने चुपचाप कप ले लिया। तुम क्या चाहती हो कि मैं ये सगाई कर लूं, है ना? वीर ने अमारा की आंखों में देखकर कहा। अमारा को उसका सवाल अटपटा लगा। आखिर राणा साहब हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं? बोलो, तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये सगाई करनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ, अमार ने धीरे से कहा। हम्म, और तुम कब जा रही हो अपने पति के पास? क्योंकि वो प्यार शायद बहुत करता है तुमसे। वीर की नजरें एकांक उसके गर्दन पर गई, जिस पर ताजे घाव नजर आ रहे थे, काटे हुए दांतों के निशान। बस कुछ दिन बाद वीर ने अमारा के हाथों को जोर से पकड़ लिया और उसके करीब आ गया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब उसे तुम्हारे करीब नहीं देख सकता मैं। बोलो, क्या करूं मैं? वो भारी आवाज में बोला। अमारा उसकी आंखों में देख रही थी। वो अपने मन में बोली, आप नहीं जानते हमने क्या क्या झेला है राणा साहब। अगर आपको हमारी सच्चाई मालूम हुई तो नफरत करेंगे आप हमसे। वीर उसकी आंखों में ही देख रहा था। अमारा ने वीर के हाथों में हाथ रख दी और बोली, हमारा भरोसा कीजिए,
हम आपको खुश देखना चाहते हैं, आप ये सगाई कर लीजिए। चित्रलेखा बहुत अच्छी है, वो सबको खुश रखेगी। वीर ने अमारे के चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया और बोला, मुझे तो खुश नहीं रखेगी ना? अमायरा बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है राणा साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा। मासी जी बीमार हैं, उन्हें तंग मत कीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। वीर ने दिल पर पत्थर रख कर हाँ कह दिया। मासी जी बहुत खुश थी। अगले 2 दिनों बाद वीर की सगाई थी। राजस्थान से भी सभी आ रहे थे, चित्रलेखा और वीर की फैमिली से। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो ये सगाई बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अब सगाई को 1 दिन ही बचा था। अमारे से उसका लगाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अमारे के बिना रहना शायद उसके बस में नहीं था, लेकिन अमारा खुद उससे दूर रहती थी। वो चाहकर भी वीर के करीब नहीं रह सकती थी। फिलहाल वो कमरे में बैठा हुआ था जब मासी जी आई उसे बुलाने। वीर बेटा चलो देखो, सब लोग आ चुके हैं, तुम्हारे पापा साहब माँ साहब सभी लोग आ चुके हैं। आज वो बहुत खुश थी। वीर के दिल में कोई खुशी नहीं थी, बस दबाव था उसके ऊपर। वह खुद को घुटा हुआ सा महसूस कर रहा था। बिना किसी भाव के वो नीचे पहुंचा। नीचे खड़ा था एक 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी, जिसने स्लिम फिट 3 पीस सूट पहना हुआ था। वीर का चेहरा उनसे मिल रहा था। माथे पर उन्होंने तिलक लगाया हुआ था और चेहरे पर हल्की दाढ़ी के साथ मूछें थी। वीर ने आकर उनके पैर छुए। प्रणाम पापा साहब, वीर ने कहा। खुश रहो बेटे। उन्होंने वीर की पीठ थपथपाई और गले लगा लिया। ये थे वीर के पिता। वीर कैसे हैं आप? एक बुजुर्ग महिला ने कहा, जिन्होंने क्रीम कलर की साड़ी पहन रखी थी। वो वीर की दादी साहब थी। वीर ने उनके पाँव छुए। मैं ठीक हूँ दादी साहब, आप कैसी हैं? दादी साहब बोली, बेटा हम भी ठीक हैं। आप खुश रहेंगे तो हमारी उम्र भी और बढ़ जाएगी। भाई, सानवी जल्दी से आकर वीर के गले लग गई। भाई आपको बहुत मिस करती हूँ सच में, आप चलो अब हमारे साथ। अब मुझे भी जाना है वहां से, कुछ दिन आपके साथ रहना है, सानवी ने मासूमियत से कहा। वो देखने में बहुत सुंदर थी, बिल्कुल वीर की तरह। हाँ अब तो इसे जाना ही होगा, वीर की मासा ने वीर के गाल को छूते हुए कहा। वो भी किसी महारानी की तरह दिख रही थी। उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। सबसे मिलने के बाद वीर थोड़ा खुश हुआ, लेकिन जिसलिए वो आए थे वीर उससे बिल्कुल खुश नहीं था। थोड़ी देर बाद वो लोग गार्डन में बैठे हुए थे। चित्रलेखा भी उनके साथ थी। ठाकुर फैमिली भी उनसे मिल चुकी थी। दादी साहब वीर की माजा से मुस्कुराकर बोली, बेटा अब तुम वीर को संभालो ताकि वो अब अपनी जिम्मेदारी को समझे। अब कोई जिद नहीं चलेगी। शादी के बाद हम सब मिलकर जयपुर में ही रहेंगे। दीदी, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। आपने वीर को मना लिया, अब तो सगाई हो जाएगी, फिर आराम से जयपुर जाकर इसकी शादी धूमधाम से करूंगी। नर्मदा जी हंसते हुए बोली, जो कि वीर की मासा थी। नर्मदा, तुम लोग बातें करो, मुझे कुछ काम है, पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ। वैसे 1 कप चाय हो जाता तो मजा आ जाता, रतन जी ने कहा, जो कि वीर के पिता थे। हाँ रतन जी, मैं अभी बनवाती हूँ। मासी जी ने इधर उधर देखा। सामने से अमारा आते हुए दिखी। वो शायद बाहर से आ रही थी। अमारा, मासी जी ने आवाज लगाई। वीर भी वहीं बैठा था और चित्रलेखा भी। दोनों की नजर अमारा पर चली गई। चित्रलेखा को पता नहीं क्यों, लेकिन अमारा से जलन होने लगी थी, क्योंकि वीर अमारा को उसके सामने कुछ ज्यादा ही वैल्यू देता था। ऐसा नहीं था कि चित्रलेखा वीर से प्यार करने लगी थी, फिर भी चित्रलेखा को वो बेहद मामूली सी लड़की लगती थी खुद के सामने, और उसकी वैल्यू ज्यादा कैसे हो सकती है, ये उसके लिए आश्चर्य से कम नहीं था। इसलिए उसे जलन होने लगी थी अमारा से। जी, अमार ने धीरे से कहा, जाकर चाय बना दो और रॉबिन से कह देना वो हमें दे देगा, ठीक है? जी। अमारा वहां से किचन की तरफ बढ़ गई। आप लोग आराम कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ, वीर ने कहा और जाने लगा। अरे बेटा, ऐसे कैसे जाएंगे आप? पहले रिंग्स देख लीजिए जो आपके लिए लाए हैं। दादी ने कुछ रिंग्स निकाल कर टेबल पर रख दिए। दादी साहब, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज मुझे जाना है, वीर बोलकर तुरंत निकल गया। उसे इन सब में सच में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जल्दी से वहां से निकल गया। दादी सा ने चित्रलेखा को अंगूठियां दिखाई। सारी अंगूठियां हीरे की थी, एक से बढ़कर एक।
चित्रलेखा ने दो अंगूठी पसंद कर ली। अपनी और वीर की उसे यही बात अच्छी लगती थी राजघराने की, क्योंकि ऐसे कर से होने और जुड़ने से हर इच्छा पूरी होती थी। भले ही वीर उसे पसंद करें या ना करें, और वैसे भी तो वो भी अपनी फैमिली की वजह से शादी कर रही थी। वीर नहीं तो दूसरा रिश्ता आएगा उसके लिए। लेकिन होंगे सब बड़े राजघराने से ही, तो क्या फर्क पड़ता है, खुश रहो। अमारा ने चाय बनाकर रोबिन को दे दी, जो कि वहां काम करता था। उसने सभी को चाय और हल्का फुल्का नाश्ता सर्व कर दिया। अमारा किचन के पिछले दरवाजे से निकलकर बाहर आ गई थी। वो वीर की फैमिली से दूर ही रहना चाहती थी। उसे कुछ देर शांति से बैठना था, इसलिए पीछे की तरफ चल दी जहां खाई थी। वहीं एक बेंच लगी हुई थी जहां वीर ने अपना प्राइवेट एरिया बताया था अमारा को। पहले उसने अमारा को मना किया था वहां जाने से। तब अमार ने कहा था, ये कितने अजीब आदमी है। अमारा सोचते हुए मुस्कुरा दी। हमने क्या सोचा था आपके बारे में कि आप बहुत ही अकड़ू इंसान हैं, लेकिन हमने बहुत गलत सोचा था राणा साहब। आप चित्रलेखा की किस्मत में हैं और वो बहुत खुश नसीब हैं। हम हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। अमारा आगे चलती जा रही थी। उसे याद भी नहीं रहा वो मनाली जैसी जगह पर है जहां बारिश कभी भी हो सकती है। अमारा छाता भी लेकर नहीं गई थी। अचानक से बारिश होने लगी। अमारा दौड़कर व्हाइट हाउस के पास पहुंची, जहां वीर पहले से ही बैठा हुआ था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमार ने अपने दुपट्टे को छाड़ते हुए कहा, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी। वीर ने अमारा को देखा और उठकर बाहर आ गया। बस यूं ही, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता था, उसके बाद अनचाहे रिश्ते में बन जाऊंगा। अमारा समझ गई जो वीर ने कहा था। वो चुप रही। हम वो बारिश से बचने के लिए आए थे। वीर थोड़ी देर तक उसे ही देखते रहा। उसकी नजरें अमारा पर ही स्थिर थी। अमार ने बाहर देखा, बारिश तेज हो गई। बिजली जोर जोर से चमक रही थी। वीर ने अमारा का हाथ पकड़ा और अंदर ले आया। उसने दरवाजे को थोड़ा सा सटा दिया। अमारा बस वीर को देखती रही। हम कुछ लाएं आपके लिए? अमारा किचन की तरफ बढ़ती हुई बोली। वीर भी उसके पीछे किचन तक आ गया। उसका दिल इस वक्त बहुत बेचैन था। वीर खुद को रोक रहा था बार बार। वो अमारा के सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन उसकी सांसें बहुत तेज हो रही थी। अमार ने वीर के लिए कॉफी बनाने के लिए दूध स्टोव पर चढ़ाया था कि वीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अमारा उसकी आंखों को देख रही थी, जिसमें बेचैनी नजर आ रही थी। वीर ने कुछ सोचा न समझा, वो जल्दी से आकर अमारा के गले लग गया। उसने बहुत जोर से अमारा को गले लगा रखा था। अमारा के हाथ हवा में ही रुक गए थे। वो समझ नहीं पाई क्या हुआ था। अमारा की सांसें जैसे बीच में ही अटक गई थी। अमारा ने झट से खुद को वीर से दूर किया। आप ये क्या कर रहे हैं राणा साहब? अमार ने दूर हटते हुए कहा। वीर ने अमारा को गौर से देखा। वो फिर से अमारा के करीब आया और उसे जोर से गले लगाते हुए उसे दीवार तक धकेल कर ले गया। वीर ने अमारा को दीवार से लगा रखा था। उसकी मजबूत बाहें अमारा के इर्द गिर्द लिपटी हुई थी। अमारा एकदम शांत हो गई थी। उसने भी अपने हाथ वीर की पीठ पर रख दिए। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। अमारा बोली, राणा साहब, हम जानते हैं आपका मन बहुत बेचैन है, क्योंकि आप ये सगाई नहीं करना चाहते। लेकिन सच कहते हैं, चित्रलेखा अच्छी लड़की है। आपको और आपके परिवार को खुश रखेगी वो। तुम बस मेरे पास रहो, बाकी मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है हमारा। मुझे बस तुम मेरे पास चाहिए। वीर ने धीरे से कहा। नहीं रह सकते हम राणा साहब, हमारी कुछ मजबूरियां हैं। हम शादीशुदा हैं। क्यों नहीं समझते आप? हम आपको कुछ नहीं दे सकते जिसके आप हकदार हैं। वे ने अमारा के चेहरे को देखा और उसके चेहरे को हाथों में थाम लिया। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अमारा वीर को देखती रही और बोली, आप समझते क्यों नहीं? हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है जो आप सोच भी नहीं सकते राणा साहब। अमारा आगे बोलने ही वाली थी जब एक आवाज सुनाई दी। क्या कर रही हो यहाँ तुम? वो संग्राम था जो कि दरवाजे के पास खड़ा था। अमारा झट से वीर से दूर हट गई। वीर वहीं खड़ा रहा। कुछ नहीं, अमारा ने धीरे से जवाब दिया और दरवाजे के पास आ गई। खैर, संग्राम ने कुछ नहीं देखा था, क्योंकि दोनों दीवार से लगकर खड़े थे और लाइट भी बंद थी। उसने वीर को भी नहीं देखा था।
अमारा संग्राम के सामने खड़ी हो गई। चलो मेरे साथ, अंधेरा होने वाला है। संग्राम ने अमारा को जोर से पकड़ा और ले गया। अमारा ने भी कोई विरोध नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि वीर की सगाई टूटे। संग्राम ने अमारा को पीछे से पकड़ रखा था। वो उसके होटल के कमरे में था। वो जबरदस्ती अमारा को यहाँ ले आया था और अमारा को ना चाहते हुए भी उसके साथ आना पड़ा। मेरी जान, उसने अमारा की गर्दन पर किस करते हुए कहा। अमारा सिहर उठी। देखिए, हमें यहाँ से जाना है, प्लीज हमें जाने दीजिए। संग्राम बोला, हाँ क्यों जाना है, थोड़ी देर रुक जाओ ना। उसने अमारा को अपनी बाहों में भर लिया। अमारा कसमसाओ की कितना फर्क था वीर और संग्राम की जुआन में। वीर की बाहों में अमारा खुद को सबसे महफूज महसूस करती थी, वहीं संग्राम किसी राक्षस की तरह उसे दबोचे खड़ा था। हमने कहा ना, हमें आपके करीब नहीं आना है। अमार ने संग्राम को धक्का दे दिया और निकलने लगी। तभी अनिका आ गई। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो गुस्से से लाल हो चुकी थी। आपके पति लाए थे हमें यहाँ जबरदस्ती, अमार ने कहा और चली गई। संग्राम गुस्से से अमारा को देखता रह गया। क्या चल रहा था सिम? तुम उसे क्यों लेकर आए थे? तुमने क्या क्या किया उसके साथ, बोलो। क्या वो सब भी? वो इधर उधर देखते हुए बोली। नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब मैंने उसे इतने दिनों से छोड़ दिया था, लेकिन लगता है अब इतिहास दोहराने का समय आ गया है। अमारा अपने कमरे में आ गई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसे अब यकीन हो चुका था, वीर उसे चाहने लगा है। आज अमारा को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो भी वीर को चाहने लगी थी और उसे दूर नहीं जाना चाहती थी, पर वीर को पाने की उसकी औकात नहीं थी। रोते हुए सुबह हो चुकी थी। आज पूरा गार्डन सजाया गया था। देखते देखते शाम ढल गई थी। चित्रलेखा की फैमिली भी आ चुकी थी। सभी रेडी हो रहे थे। वीर भी रेडी हुआ। उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था, बाल सेट थे और चेहरा पूरी तरह से खामोश था। वो चुप था। वीर बेटा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, नर्मदा जी ने काला टीका उसके कानों के पीछे लगाते हुए कहा। वीर नीचे आ गया। गिने चुने लोग आए थे। वीर ने देखा अमारा भी एक कोने में खड़ी थी। उसने नीले रंग की प्लेन साड़ी पहनी हुई थी। बाल खुले हुए थे। वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो पार्टी में नहीं आना चाहती थी, लेकिन विशाखा जी की वजह से उसे आना पड़ा, क्योंकि विशाखा जी जानती थी कि वीर के दिल में अमारा के लिए कुछ तो था। इसलिए वो अमारा को और वीर को तड़पता हुआ देखना चाहती थी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि हाँ, उनका खुद का बेटा सैम अमारा की खूबसूरती को देखकर पगलाया हुआ था। वीर बहुत गौर से अमारा को ही देख रहा था। उसकी नजरें एक पल भी उससे नहीं हटी थी। सभी मेहमान आ चुके थे। अब चित्रलेखा और वीर आमने सामने खड़े थे। संग्राम अमारा के पास आया और उसका हाथ जोर से पकड़कर उसे साथ में चलने को कहा। हम आपके साथ नहीं चल सकते, हमें माफ कीजिएगा। अमारा आगे बढ़ने लगी। जब संग्राम ने उसे जोर से दबोच लिया, अमारा कुछ समझ नहीं पाई। संग्राम उसे झाड़ियों के पीछे ले गया और जबरदस्ती छूने लगा। अमारा उसे जोर से धक्के देती रही, लेकिन संग्राम आज जैसे पागल हो चुका था। उसने अमारा को जबरदस्ती गोद में उठा लिया और व्हाइट हाउस की तरफ ले जाने लगा, क्योंकि होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। वहां लाकर संग्राम ने अमारा को पकड़ा और एक चेयर पर बांध दिया। आज फिर से इतिहास दोहराऊंगा जान, फिर से होगा वही सब। उसने अमारा के हाथ और पैरों को बांध दिया था। अमारा जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगी। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए, ये सगाई हो जाने दीजिए, फिर आप जो कहेंगे वो हम सुनेंगे। हमें छोड़ दीजिए। ओ हाँ, मुझे लगा ही था। वीर प्रताप सिंह राणा वो आज खुश नहीं था शायद। उसका दिल आ गया है तुम्हारे ऊपर। कहीं तुम उसके साथ सोई तो नहीं हो ना? या फिर उसका और तेरा चल रहा है? एक मिनट, आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रुक। संग्राम ने अमारा की एक तस्वीर क्लिक की, जिसमें अमारा के हाथ पैर बंधे थे, और वह तस्वीर उसने वीर को सेंड कर दी और बोला, मुझे सब जानना है, क्योंकि मैं उसे ही छूता हूँ जिसे किसी ने भी नहीं छुआ हो। वो चीज बस मेरी होती है। अगर तुझे उसने छुआ होगा ना, तो तेरे 100 टुकड़े करूंगा जान। संग्राम ने अमारा के चेहरे को जोर से पकड़ा और एक थप्पड़ लगा दिया। अमारा अंदर तक कांप गई। वो रोने लगी। संग्राम ने अमारा के पल्लू को हटा दिया।
उसके जले हुए दाग दिख रहे थे। वो हैवान की तरह बोला, हाँ ये है मेरी निशानियां। उसने साड़ी का पल्लू पूरा नीचे गिराया और अमारे की कमर पर हाथ फेरने लगा। बहुत सारी निशानियां दी हैं मैंने तुम्हें, मजा आता था मुझे। वीर चित्रलेखा के करीब खड़ा था, कुछ बातें मासी जी फैमिली से करने लगी। तभी सानवी रिंग्स लेकर स्टेज पर आ गई। वीर चुप था। तभी उसका फोन बजा। एक नोटिफिकेशन था। उसने फोन हाथ में ले लिया, लेकिन जरूरी नहीं समझा। फिर उसे ध्यान आया नंबर, जो कि अदर नंबर था। वीर ने जैसे ही मैसेज खोला, उसके होश उड़ गए। ये अमारा की तस्वीर थी। अमारा ऐसी हालत में। वीर घबरा गया। वो समझ चुका था वो कहाँ थी। वीर स्क्रीन को आश्चर्य से देख रहा था। जब सानवी ने उसे रिंग उठाने को कहा, वीर ने थाल को छटक दिया और दौड़कर वहां से व्हाइट हाउस की तरफ चल पड़ा। संग्राम ने गुस्से से अमार को 4-5 थप्पड़ जड़ दिए थे। उस वीर प्रताप सिंह राणा से प्यार हो गया है तुम्हें, है ना? बोलो। उसने अमारा के गालों को जोर से दबाया और जोर से धकेल दिया। अमारा रोने लगी। उसके होंठ साइड से कट गए थे, गाल लाल हो गए थे। देखता हूँ वो कैसे बचाएगा। तुम जैसी लड़की को कैसे अपनाएगा वो, जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ है, एक बार नहीं कई बार। संग्राम जोर जोर से चिल्ला रहा था। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें लावारिस की तरह छोड़ दिया, तो वो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें अपनाएगा, बस तुम्हारा यूज करेगा जैसे मैं करता हूँ। तुम जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और फिक्र मत करो, आज के बाद तुम्हें रेड लाइट एरिया में छोड़कर आऊंगा। वहां होगा तुम्हारा रोज मौसम। मुझसे धोखा, ठाकुर संग्राम सिंह से धोखा। संग्राम बुरी तरह से गुस्से में था। उसे अमारा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चेयर पर एक लात मारी और चेयर नीचे गिर गई। अमारा के सिर पर पीछे से चोट लग गई। वो बुरी तरह से छटपटाने लगी। हमें बहुत दर्द हो रहा है, वो अटकते हुए बोली। उसकी आंखें दर्द से फैली हुई थी। पल्लू नीचे गिरा हुआ था। तभी दरवाजा जोर से खुला और वीर अंदर आ गया। उसने संग्राम को देखा और झपट कर उसे पकड़ा और मारने लगा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो संग्राम को मार रहा था। वहीं संग्राम ने भी वीर को कुछ घूंसे चुन दिए थे। ओह, तो तुम्हें बहुत फिक्र थी इसकी, है ना मिस्टर राणा? क्या क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? अगर तुम इस लड़की के साथ सोए हो तो तुम्हें मालूम होगा कि ये मेरी बीवी है और कोई इसके साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकता। संग्राम जोर से चीखा। वीर गुस्से में बोला, तुम नामर्द हो। संग्राम इस पर हाथ उठा रहे हो। वीर ने अमारा को उठाया और खोलने लगा। अमारा बस सिसक रही थी। वो अब भी खुद को रोने से रोक रही थी। वो नहीं चाहती थी दोनों के बीच लड़ाई हो। हम ठीक है, बस कीजिए, आप लोग हमारी वजह से मत लड़ाई कीजिए। अमार ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। संग्राम ने गाली देकर अमारे के बालों को पकड़ा और दूर धकेल दिया। तेरे साथ में कितनी बार सोया हूं, बता अपने राणा साहब को। बताती क्यों नहीं, बोल। अमारा दूर जाकर गिरी। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे ठाकुर साहब, लेकिन अब मत कुछ बोलिए। वो फिर से संग्राम के आगे हाथ जोड़ने लगी। वे चुप हो गए ये सब सुनकर। उसने अमारे की तरफ देखा। संग्राम गुस्से में बोला, हाँ तो मिस्टर राणा, आपको सच्चाई बताता हूँ, ये लड़की मुझे रजतपुरा में पसंद आई। मैंने इसे ऑफर दिया 1-2 बार मुझे खुश कर दे, लेकिन ये मानी नहीं और मेरे सिर पर मार कर भाग गई। बस फिर क्या था, मैंने इसे किडनैप किया और 2 दिन तक इसको बंदी बनाकर रखा और इसे खूब मार कर पहले अपना बदला लिया। फिर मैं कुछ करता तो दोबारा से मुझे मारकर भाग गई। संग्राम बड़े दिलचस्प तरीके से वीर को समझा रहा था। अमारा दीवार से लगकर बैठी हुई थी, जहां संग्राम ने उसे पटक दिया था। फिर से संग्राम उसके घाव को कुरेद रहा था। अमारा को अभी भी बहुत सारी चोटें आई थी, लेकिन वो चोट कुछ नहीं थी पहले वाली चोटों के सामने। हाँ तो फिर वो भाग गई। फिर शुरू हुआ बदनामी का दौर और इसके घर वालों ने मिलकर इसकी शादी करवा दी मुझसे, बिना ये सोचे समझे कि मैंने उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। फिर क्या था, मैंने अमारे के साथ बहुत बार वही किया जिसके लिए इसे ले गया था। वहीं वीर की आंखें भीग चुकी थी। वो एक जगह स्थिर था, जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। संग्राम बेशर्मी से बोला, बहुत दर्द दिया मैंने इसे, इसकी मर्जी के बिना इसके साथ सब कुछ किया। बहुत मजा आया मुझे, क्योंकि 16 साल की ही तो थी।
ऊपर से इसके नालायक घर वाले भूल गए उनकी एक बेटी भी है। भेज दिया मेरे साथ, सब मेरी मर्जी जो भी करूं मैं। लेकिन देखो तुमसे मिलने के बाद इसके नखरे। संग्राम अमारा की तरफ बढ़ा, उसने उसे खींच कर उठाया और साड़ी का पल्लू हटा दिया। ये सारे घाव यादगार हैं, वो वीर के करीब अमारा को लाते हुए बोला। अमारा नीचे देख रही थी और अब वो रो रही थी। वीर ने नसें उठाकर अमारा को देखा, उसके सीने के घाव दिख रहे थे। वीर ने गुस्से से मुक्का घुमाया और संग्राम को पीटने लगा। तुम ना मर्द हो समझे, किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करके तुम खुद को महान बताते हो। तुम बहुत ही घटिया आदमी हो संग्राम। अमारा वहीं बैठ गई, उसे ध्यान भी नहीं था कि उसके पूरे कपड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे। वो बस लगातार रो रही थी। वो इस समय गहरे सदमे में थी। वो चुपचाप नीचे ही बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। वीर पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने संग्राम को बहुत पीटा था। वीर पार्टी से अचानक निकला था, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गया था। लेकिन आहान को लगा वो व्हाइट हाउस में ही होगा और वो लोग चले आए। सारे मेहमानों को विदा करने के बाद आहान के साथ रतन जी और अरिजीत जी भी थे। बाकी लोगों को उन्होंने घर में ही रखा था। साथ में मासी जी भी आई थी। संग्राम और वीर को ऐसे लड़ता देखकर रतन जी और अरिजीत जी दोनों सदमे में जुड़ गए। वीर ने संग्राम को बहुत ज्यादा पीट दिया था। उसकी हालत खराब हो गई थी। वीर होश में आओ, इतना बड़ा दिन था आज और तुम यहाँ लड़ रहे हो। मैं कारण जान सकता हूँ। रतन जी गुस्से में बौखला गए थे। वहीं अरिजीत जी ने संग्राम को संभाला। मासी जी ने देखा अमारा नीचे पड़ी हुई थी, उसे चोट लगी हुई थी। उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया। मैं अमारा से प्यार करता हूँ, वीर जोर से चीखा। अमारा? कौन अमारा? रतन जी ने मासी जी की तरफ देखा। हम बाद में बात करते हैं इस बारे में, पहले यहाँ से चले। तब तक एम्बुलेंस भी आ गई थी और अमारा को और संग्राम को उन्होंने उठा लिया था। वीर अमारे के साथ बैठ गया। मैं इसे इस वक्त नहीं छोड़ सकता। वीर उसके साथ चला गया। वीर ने अमार को जोर से पकड़ रखा था। रतन जी गुस्से से लाल हो चुके थे। उन्हें लड़ाई समझ में नहीं आई, लेकिन वीर ने सब कुछ रतन जी को बता दिया था। मासी जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, ये जानकर कि संग्राम और अमारा की शादी हो चुकी थी। बाकी तो विशाखा जी ने उसे नौकर बनाकर रखा हुआ था। ये सब लोग जानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अमारा से कोई हमदर्दी नहीं हुई थी। घर लौटने के बाद सभी सदमे में थे। चित्रलेखा तो और चल भूल गई जब उसे मालूम हुआ कि एक ऐसी लड़की के लिए वीर के दिल में जगह है जो पहले से शादीशुदा थी। खैर, अमारा का ऑपरेशन होना था क्योंकि उसके सिर पर चोट आई थी। संग्राम को हल्का मरहम पट्टी करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अमारा वो अभी भी एडमिट थी। कल उसका ऑपरेशन होना था। वीर अभी भी हॉस्पिटल में था। वीर बस अमारा को गौर से देखता और उसकी आंखें भीग जाती। इतनी सी उम्र में कितना कुछ सहा था उसने। आखिर उसकी क्या गलती थी? शायद ये कि वो एक लड़की थी जिसे समाज में तभी इज्जत दी जाती जब उसकी शादी उसी इंसान के साथ होती जिसने उसके साथ इतना सब कुछ किया था। खैर, हुआ भी तो वही था। भले ही कुछ दिनों के लिए ही वो सुहागन बनी थी संग्राम की, लेकिन जबरदस्ती तो उसके साथ शादी के बाद भी हुई थी। देर रात वीर हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। रतन जी बहुत गुस्से में थे, लेकिन ये हॉस्पिटल था इसलिए गुस्से को कंट्रोल कर रखा था। चित्रलेखा की फैमिली काफी गुस्से में थी। उन्हें बहुत गुस्सा आया जब वीर ने घर पर भी चीख चीख कर कह दिया था कि वो अमारा से प्यार करता है। अब हमारे यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है नर्मदा जी, तो हमें इजाजत दीजिए। चित्रलेखा की माँ ने कहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों से माफी कैसे मांगो, लेकिन सच में हम कुछ नहीं जानते थे, वरना हम ऐसा फैसला करते ही नहीं, नर्मदा जी ने कहा। खैर, अब होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन वीर को हम समझाएंगे, क्योंकि एक पहले से ब्याही हुई लड़की किसी भी राजघराने की इकलौती बहू नहीं बन सकती, क्योंकि ये हमारे संस्कारों में नहीं है। वीर को समझना होगा, अगर वो ब्याही भी नहीं होती तो भी हम उसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि ये राजघराने की बात है। ऐसी वैसी लड़की नहीं होगी हमारी बहू, और वीर को ये समझना होगा। वीर की दादी सा ने कहा। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है उस लड़की ने वीर पर। इतनी सारी लड़कियां नहीं दिखी उसे, एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठा जो कि कुंवारी है ही नहीं। क्या मिलेगा इस लड़के को उससे? मासी जी ने अपना सिर पीट लिया।
मुझे कहाँ मालूम था कि ये ठाकुर फैमिली किसे लेकर आई है हमारे यहाँ। वैसे ठाकुर फैमिली की भी क्या गलती है जो लड़की शादीशुदा होते हुए एक अमीर राजकुमार को फंसा सकती है। वो ठाकुर फैमिली के साथ भी गलत कर सकती है। मासी जी बस गुस्से में बड़बड़ा रही थी। संग्राम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। हमारा उस वीर प्रताप सिंह राणा की नहीं हो सकती उसकी। उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ना ही होगा, मुझे पता है, संग्राम ने कहा। तो फिर क्यों लेकर गए थे उस फूलवाली को व्हाइट हाउस? मैंने कहा था ना सैम, थोड़ा सा सब्र करो। बेटा तुम्हें वो चाहिए थी ना, मिल जाती। वैसे भी पहले भी तुमने उसके साथ मनमानी की थी ना, जब वो अपने घर में थी। उसके परिवार वालों ने कुछ नहीं किया, तो यहाँ तो वो लावारिस की तरह अकेली थी। कौन क्या कर लेता। लेकिन सैम तुम्हें क्या सोचा था जो उसकी तस्वीर तुमने मिस्टर राणा के पास भेज दी? हाँ बोलो। संग्राम बोला। हाँ मॉम, मुझसे हुई गलती, मैं समझ नहीं पाया था। मुझे लगा था अमारा मुझे धोखा दे रही है, इसलिए मैं अचानक से पागल हो गया था। नहीं कर पाया खुद पर कंट्रोल और कर दिया वो सब। मैंने अमारा को पीटा भी था। बेटा तुम उसे पीटते या उसे जान से मार देते, लेकिन यहाँ नहीं, घर जाने के बाद। देखो अब वो हॉस्पिटल में है, मिस्टर राणा के साथ। उसकी सर्जरी होनी है, शायद वो मर जाए। विशाखा जी ने लापरवाही से कहा। नो मॉम, वो मर नहीं सकती। मुझे वो चाहिए, बस वो चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं करूंगा, लेकिन वो मुझे चाहिए। संग्राम ने पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए कहा। आज अमारा का ऑपरेशन था। अमारा होश में थी। वो चुपचाप बैठी हुई थी। उसने कल से कुछ खाया नहीं था, ना ही डॉक्टर ने उसे कुछ खाने को कहा था। वो बस चुपचाप से एक टक बाहर देखते हुए बैठी हुई थी। आप आराम कीजिए, 1 घंटे बाद आपका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, नर्स बोलकर चली गई। नर्स के जाते ही वीर अंदर आ गया। वो बहुत देर से अमारा के होश में आने का इंतजार कर रहा था। वीर अंदर आ गया। उसने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। वो बहुत ही मासूम सा लग रहा था। अमारा की एकाएक उस पर नजर गई तो वो उसे देखती रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने नजरें नीची कर ली। उसे संग्राम की बातें याद आने लगी थी। संग्राम ने कितनी घटिया तरीके से वीर को सारी बातें बताई थी। वीर चलता हुआ अमारा के पास आ गया। उसने धीरे से अमारा के चेहरे को उठाया। अमारा एक पल के लिए सिहर उठी। उसकी आंखें बंद हो गई। वो भरे गले से बोली, अब तो कुछ नहीं बचा ना राणा साहब, जो आपको जानना हो हमारे बारे में। सब कुछ तो आप जान चुके हैं। वीर ने एक लंबी सांस भरी और बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, जिसे मैं जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। अमारा आश्चर्य में थी। ये वीर क्या बोल रहा था? अमारा सपने में भी ये नहीं सोच सकती थी। वो भरी आंखों से उसे देखने लगी। हमारी जैसी लड़की आपके प्यार की हकदार नहीं है राणा साहब, आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। वीर बोला, मैं सही कह रहा हूँ, गुनहगार है वो आदमी तुम्हारा। और तुमने क्या कहा था, तुम अपवित्र हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम पवित्र हो और मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे कोई मतलब नहीं है क्या था तुम्हारा पास्ट, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं। मुझे बस तुम चाहिए और तुम्हारा प्यार। कुछ हासिल नहीं होगा आपको हमसे। एक बार फिर सोच लीजिए, अमर ने सिसकते हुए कहा। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तुम कहोगी तो मैं तुम्हें कभी टच भी नहीं करूंगा। वीर अमारा को ही प्यार से देख रहा था। अमारा के पास कोई जवाब नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई उससे इतना प्यार कैसे कर सकता है। क्या वो इतनी खुशनसीब थी? वीर ने उसके चेहरे को छुआ और गालों को सहलाया। मैं इंतजार कर रहा हूँ, तुम ठीक हो जाओ। देखो, तुम्हें मेरे लिए सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि तुम खुद को मजबूत रखोगी और उम्मीद रखोगी कि तुम्हें किसी के लिए खुद को जल्दी ठीक करना है, तो तुम्हारे घाव जल्दी भरेंगे और तुम जल्दी रिकवर हो जाओगी। अमार ने धीरे से कहा और वीर के हाथों को अपने माथे से लगा लिया और रोने लगी। क्या उसने कोई ऐसा पुण्य किया था जो उसे वीर मिल गया, या शायद भगवान को उसके ऊपर दया आ गई? अमारा की आंखें बह रही थी। वीर ने उसके आंसू साफ किए और उसके सिर को चूमा। अमारा को बहुत डर लग रहा था, इसलिए वीर ने उसे जोर से गले से लगा लिया। देखते देखते 1 घंटा बीत गया।
वीर बाहर था, वहीं अंदर नर्स और डॉक्टर्स ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर चुके थे। एक इंजेक्शन के बाद अमारा का सिर घूम गया और वो नींद की आगोश में जाने लगी। अमारा को बस वीर की बातें याद आ रही थी। सच तो ये था कि अमारा को भी हो गया था वीर से प्यार। वो भी उसे चाहने लगी थी। वीर बाहर बैठा हुआ था, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वीर ने पलट कर देखा तो सामने चित्रलेखा और आहान खड़े थे। तुम दोनों यहाँ? वीर ने आश्चर्य से उन्हें देखा। हाँ, अमारा अब कैसी है? आहान ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। अभी उसका ऑपरेशन है, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। वीर ने लंबी सांस ली। डोंट वरी वीर, वो ठीक हो जाएगी। मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है। शायद वो ठीक हो जाए, फिर लोगों के 100 सवाल होंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन उससे पहले ही मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा को कोई फर्क ना पड़े कि लोग क्या कहते हैं उसके बारे में और मेरे बारे में। वैसे मैं चित्रलेखा को सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे अमारा से इतना लगाव कब हुआ। मुझे तब ज़्यादा एहसास हो गया जब मैं उसे तड़पता हुआ देख रहा था। मुझसे अब बर्दाश्त करना। वीर बोलते हुए इमोशनल हो गया था। कोई बात नहीं वीर, आपने जो किया अच्छा किया। अगर ये शादी के बाद होता तो हम दोनों की लाइफ खराब हो जाती। अच्छा हुआ आपको पहले ही रियलाइज हो गया। चित्रलेखा ने मुस्कुराकर कहा। मुझे एक बात बतानी है आपको। चित्रलेखा ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। आखिर क्या बताना चाहती थी चित्रलेखा? वीर सोचने लगा, लेकिन सब कुछ उसकी समझ के परे था। वीर, मैं और चित्रलेखा शादी कर रहे हैं। आहान बीच में ही बोल पड़ा। वीर ने आश्चर्य से दोनों को देखा और बोला, मतलब मैं समझू नहीं। मतलब हमारी फैमिली ने ये डिसीजन लिया है, और वैसे भी मेरी फैमिली को आहान पसंद है और मैं भी खुश हूँ। चित्रलेखा ने हल्का मुस्कुराकर कहा। अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दी अपनी जिंदगी का फैसला लिया तुम दोनों ने? अजीब लगा सुनकर। वीर ने कहा। अब जो भी हो वीर, वैसे भी तो हमारी अरेंज मैरिज ही होनी थी, क्योंकि हम में तुम्हारी जितनी हिम्मत है ही नहीं। चित्रलेखा ने फीका मुस्कुराकर कहा। वीर ने कुछ नहीं कहा, वो अभी कुछ बोलना ही नहीं चाहता था इस विषय में। तभी डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर राणा, ऑपरेशन हो गया है और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। पेशेंट को कल तक होश आ जाएगा। कैन आई मीट हर? आई जस्ट हैव टू वॉच हर। वीर ने बेचैनी से कहा। ओके, आप मिल लो। इनफैक्ट आप वहाँ रह भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर बोल कर चले गए। वीर के चेहरे पर हल्की खुशी थी। चित्रलेखा ये देखकर उदास हो गई। आखिर क्या है उस लड़की में जो वीर इतना पागल हो चुके हैं उसके लिए? क्या उन्हें अपने खानदान और इज्जत की कोई परवाह नहीं है? वीर आहान की तरफ मुड़ा। ठीक है, मुझे चलना चाहिए। वीर दोनों से विदा लेकर अमायर के रूम की तरफ बढ़ गया। अमायर के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और लेफ्ट साइड माथे के ऊपर की तरफ बैंडेज, वहीं उसका ऑपरेशन हुआ था। वीर अमार के बेड पर बैठ गया। वहां अच्छी खासी जगह बनी हुई थी ताकि वीर आराम से वहां बैठ सके। उसने अमार के चेहरे को सहलाया और सिर पर किस कर लिया। तुम जल्दी से होश में आ जाओ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। वो बहुत देर तक धीरे धीरे अमारा से बातें करता रहा। कल से ना वीर ने ज्यादा कुछ खाया था और ना ही पिया था। बस सुबह उसने थोड़ा सा सूप पिया था और कॉफी पी थी, क्योंकि उसे डटे रहना था। वीर उससे बातें करता हुआ सो चुका था। वीर को वहां सोता हुआ देखकर कोई था जो बहुत परेशान हो उठा था। एक परछाई जिसे आज अमारा की जान चाहिए थी, लेकिन ये क्या, उसका प्लान खराब हो चुका था। अब अमार को मारना उसके वश में नहीं था। वो तेज कदमों से बाहर निकली और उसने अपना मास्क हटाया। वो अनिका थी जिसने अमेरिका में ही प्लानिंग कर ली थी कि वो अमारा को खत्म कर देगी। वैसे भी उसे अब अमारा ज्यादा चुभने लगी थी, क्योंकि अब वीर उससे प्यार जो करता था। ये लड़की किस मिट्टी की बनी हुई है आखिर? पहले मेरे सैम ने उसे अपना बनाया, और अब वो जिसे मैं पाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट किया। और उसे ये बहनची टाइप फूल वाली पसंद आई। मतलब इसके दोनों हाथों में घी के लड्डू हैं, चाहे सैम हो या वीर प्रताप सिंह राणा। आज तो इसे मैं मार नहीं पाई, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो मैं इसे मार दूंगी। अनेका खिसियाने बिल्ली की तरह खिसिया चुकी थी। इधर संग्राम अलग बेड पर पड़ा हुआ था। उसे वीर ने अच्छा खासा धोया था। उसके चेहरे और पेट में जो घुसे पड़े थे, संग्राम उसकी वजह से दर्द से कराह रहा था।
साथ साथ उसे अमार के खोने का भी दुख था। आखिर उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती जो कर दी थी। वो तो पहले से ही जानता था अमारा थी ही खूबसूरत। वो शुरू से गलती करता आया था। किडनैपिंग बंदी तक ठीक था। उसकी तो अमारे से शादी भी हो गई थी। वो उसे अच्छा खासा टॉर्चर भी कर रहा था। जब मन होता अमारा के साथ जबरदस्ती भी कर लेता था। ऐसे कम से कम अमारा पास तो थी। लेकिन अनिका से शादी उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो कि उसकी माँ ने करवाई थी। संग्राम आज ना ही शादी करता और ना ही अमारा उसके हाथों से निकलती। आगे क्या होगा? क्या वीर अपने घर वालों के दबाव में अमारा को छोड़ देगा या अमारा का हर हाल में साथ देगा? अब संग्राम अमारा को पाने के लिए कौन सी नई चाल चलेगा? क्या अनिका अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगी? समाज के तानों से बचाने के लिए वीर ने अमारे के लिए आखिर क्या सोचा है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।